हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और इसके साथ में अपन लॉन्च करेंगे आज एक नई सीरीज़ जिसका नाम है साइंस सीरीज़। और डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट ग्रेविटेशन। इसका पार्ट फर्स्ट रहेगा आज। और ये रहेगी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। गाइस पीपीटी चलेगी इंग्लिश में, डिस्कशन रहेगा बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश के अंदर। तो चलिए ब्रीफली देखते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। इसकी एप्लीकेशंस अपन देखेंगे चैप्टर में। न्यूटन्स लॉ देखेंगे, केपलर्स के कुछ लॉ है वो देखेंगे। और एप्लीकेशंस में अपन लो एंड हाइट्स, मास एंड वेट एटसेट्रा पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ में अपन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स, मोशन देखेंगे। ओके। केपलर्स लॉ में अपन प्लानिटरी मोशन देखेंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे। गैलीलियो और आइंस्टाइन के कुछ रूल्स है वो देखेंगे। यूनिवर्स बैलेंस कैसे किए हुए वो देखेंगे। और ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं ये सब अपन पढ़ेंगे। सो गाइस शुरू करते हैं बेसिक से। सो गाइस ये अपनी अर्थ है। ओके। अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स लगता है जो कि किसी भी मास को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है। ये पूरी सरफेस के ऊपर इसलिए लगता है क्योंकि ये सेंटर पे लगता है। सेंटर क्या होता है, एक मीन होता है जो कि सभी एरिया को कवर करता है। तो अर्थ के सभी सरफेस के ऊपर इक्वल लगता है। ये कहने की बातें हैं गाइस, क्योंकि जो अपनी अर्थ है वो प्रॉपर स्पेरिकल शेप में नहीं है। ठीक है। वो थोड़ी सी यहाँ पे पोलर्स पे फ्लैट है और इक्वेटर पे थोड़ी ऊपर है। तो पोलर और इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटी अलग अलग रहती है। ये अपन चैप्टर में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे सब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो ग्रीन सिंबल शो कर रहे हैं ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स शो कर रहे हैं ग्रेविटी की। ठीक है। तो देखते हैं डेफिनेशन। द फोर्स दैट अट्रैक्ट ए बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ और टूवर्ड एनी अदर फिजिकल बॉडी हैविंग मास। ओके। सो किसी भी मास को ये अपनी तरफ पुल करता है। ओके। ओके। और इसको ही अपन ग्रेविटी कहते हैं। सो गाइज आपने देखा होगा जो मून है वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में मोशन करता है, बट ये एप्पल है वो सरफेस पे गिर जाता है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है गाइज, जबकि ग्रेविटी सबके मास के ऊपर काम करती है। चाहे मास कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, सभी मास के ऊपर ग्रेविटी काम करती है। पर ऐसा क्यों होता है कि मून तो ऑर्बिट में मोशन कर रहा है और एप्पल नीचे गिर जाता है? आप दिमाग लगा के सोचिए। तब तक मैं बढ़ता हूँ आगे और अपन इस चैप्टर में आगे इस टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन एप्पल के बारे में देखते हैं। न्यूटन सर के साथ में एक इंसिडेंट हुआ था जो कि उनके सर के ऊपर एक एप्पल गिर गया था। उसके बाद में उन्होंने ग्रेविटी को लेकर एक्सपेरिमेंट शुरू किए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और थ्योरीज दी। ठीक है। और सन और मून के कैसे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं जबकि एप्पल तो नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सभी उन्होंने डिराइव किया अपनी इक्वेशन से। और अपन डिस्कस करेंगे आगे कि ऐसा क्यों होता है कि एप्पल तो गिर गया नीचे और मून घूम रहा है ऑर्बिट के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूटन सर के 3 लॉ जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि एवरी बॉडी रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई ए नेट एक्सटर्नल फोर्स। सो गाइज फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। ओके। जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा। और अगर रेस्ट में है तब भी वो रेस्ट में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता। अब गाइस ये जो मोशन में था ये मोशन में चल रहा था, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स स्टोन का लग गया और ये नीचे गिर गया। ओके। लेकिन ये स्टोन भी रेस्ट पोजिशन में था और इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स इसका लगा, स्केटबोर्ड का। तो ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में चला गया। तो ये मोशन और रेस्ट पोजीशन दोनों के लिए काम करता है कि एवरी बॉडी रिमेन्स इन स्टेट और रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई ए नेट एक्सटर्नल फोर्स। ओके। सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ ये बोलता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कैसे होता है? सो गाइज आपने देखा होगा कि एक्सेलरेशन होता है उतना ही होता है जितना आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है। आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ही एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है। आप जितना मास रखोगे उतना कम एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि डिनोमीटर के अंदर वैल्यू जितनी हाई होगी और वैल्यू उसका जो रिजल्ट आएगा वो कम आएगा। तो देखते हैं डायग्राम से। देखिए गाइस ये जो बच्चा है ये फोर्स लगा रहा है इस बड़े सारे एलिफेंट के ऊपर, लेकिन इसका मास ज़्यादा है इसलिए थोड़ा कम एक्सेलरेट करेगा। ठीक है। क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। अगर अपन मास कम कर दें देन ये ज़्यादा बढ़ेगा आगे। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कॉमन सेंस की बात है ना ये। देखते हैं सेकेंड लॉ। द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिंग फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ओके। फोर्स इज इक्वल टू मास आपको याद रखना है। थर्ड लॉ से चलते हैं। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन का लॉ है। बंदूक से निकली हुई गोली
जब बंदूक से बाहर निकलती है तो गन को थोड़ा पीछे धकेल देती है। तो इसको ही एक्शन रिएक्शन का लॉ कहते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, ये थेरेड लॉ बोलता है। जैसे कि भाई साहब है, इसको आप अपनी साइड में पुल कर रहे हैं इस डॉगी को, देन डॉगी क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगा रहा है। देन इनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है कि ये मेन पोजीशन में है, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, इक्वल बट अपोजिट। इनका जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है बट इक्वल है। ओके, सो गाइज आपको ये डिस्कस इसलिए किया क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल्स है, अपने चैप्टर में काम आएंगे। मेरा प्रॉमिस ये है कि बेसिक टू हाई आपको लेके चलूँगा, हर एक छोटी से छोटी बारीकी को भी डिस्कस करूँगा ताकि आपको चैप्टर इजीली क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नई टर्म देखते हैं फोर्स एंड मोशन की। फोर्स एंड मोशन ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको स्पीड चेंज करनी है, अगर आपको स्पीड बदलनी है, हाई लेके जानी है, देन आपको उसके ऊपर फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आपको उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, आपको इस डायरेक्शन में नहीं जाके आपको इस डायरेक्शन में जाना है, देन आपको इस डायरेक्शन में फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा ये एरो शाइन शो कर रहा है कि रेड सिंबल की इस डायरेक्शन में ज़्यादा ये मोशन में है क्योंकि इस साइड में फोर्स भी ज़्यादा है। यहाँ पे 3 मेन काम कर रहे हैं, यहाँ पे 2 ही मेन काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर आपको किसी की स्पीड चेंज करनी है ऑब्जेक्ट की और डायरेक्शन चेंज करनी है तो आपको उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। उसकी जो स्पीड है वो चेंज करने के लिए आपको फोर्स एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। ये भी नेसेसरी कंडीशन है, अपने चैप्टर में आगे जाके काम आएगी, तो इसलिए मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन देखते हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर में, सेंट्रीपेटल फोर्स या सर्कुलर मोशन। देखिए गाइस, सर्कुलर मोशन होता क्या है, अगर ये गेंद को अगर अपन चारों तरफ घुमाएंगे एक सर्कुलर पाथ में, देन ये एक फोर्स फील करेगी सेंटर की तरफ, जिसको अपन सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। यहाँ पे जो रेड सिंबल शो कर रहा है ना, रेड सिंबल, ये यही डिनोट कर रहा है कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो सेंटर की तरफ लग रहा है। सो गाइस, सेंट्रीपेटल फोर्स की सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो मोशन है वो सर्कुलर होना चाहिए, सर्कुलर पाथ में होना चाहिए या फिर इलेप्टिकल पाथ में होना चाहिए। मतलब मोशन होना चाहिए वो सराउंडिंग में होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपने कभी भी कोई ऑब्जेक्ट के रस्सी बांध के अगर आपको चारों तरफ उसको घुमाया है, देन आपने देखा होगा कि एक टाइम बाद में ये जो रस्सी है ये इसमें टेंशन आ जाती है। टेंशन मतलब तनाव। ठीक है, और ये जो रेड सिंबल शो कर रहा है ये सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये तनाव इसीलिए आता है क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स अगर आप हटा दोगे, अगर आप इसी स्ट्रिंग को छोड़ दोगे, देन ये मोमेंटम पाथ ऑफ इनर्शिया के पैरेलल ये मोशन करेगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में चला जाएगा। अभी इस डायरेक्शन में इसलिए गया क्योंकि इसके ऊपर से आपने सेंट्रीपेटल फोर्स हटा लिया, सर्कुलर मोशन में नहीं रहा और ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, ये लीनियर पाथ में मोशन करेगा। ठीक है, तब तक सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा और जैसे आप इसको छोड़ दोगे सेंट्रीपेटल फोर्स हट जाएगा और ये लीनियर पाथ में मोशन करेगा। गाइस, सेंट्रीपेटल फोर्स आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अभी आपको बताता हूँ कि अर्थ के चारों तरफ ये, अब आप इस सेंटर को अर्थ कंसिडर कीजिए और ये जो बॉल है इसको आप मून कंसिडर कीजिए। ठीक है, ये तो मून हो गया और ये अर्थ हो गई। ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट के अंदर ये जो मून है ये इसलिए मोशन करता है क्योंकि इसके ऊपर भी अर्थ क्या करती है, सेंट्रीपेटल फोर्स लगाती है। सेंट्रीपेटल फोर्स इसलिए अपन बोलते हैं क्योंकि अ, अभी इसलिए लग रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स। अभी आप बोलोगे कि सर अर्थ और मून के बीच में कोई स्ट्रिंग तो है नहीं, फिर ये सेंट्रीपेटल फोर्स कैसे लग रहा है? तो गाइस, सेंट्रीपेटल या स्ट्रिंग की जगह अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगाती है अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ ग्रेविटी फोर्स लगाती है। ठीक है, और ये सेंट्रीपेटल फोर्स फील करता है, कांस्टेंट स्पीड में मोशन करता हुआ ऑर्बिट में घूमता रहता है मून। तो ये अपनी क्या है, मून अपनी सैटेलाइट है अपने अर्थ की। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट। ओके, तो ये समझ में आया आपको कि ऑर्बिट में क्यों मोशन कर रहा है जबकि एप्पल नहीं करता। ठीक है, तो एप्पल क्यों नहीं करता? क्योंकि एप्पल और जो अर्थ है उसके बीच में डिस्टेंस कम है और ग्रेविटी उसके ऊपर ज़्यादा लगेगी। ठीक है, लेकिन मून की डिस्टेंस है वो अर्थ से बहुत दूर है, तो इसके बीच में जो ग्रेविटी है वो कम लगेगी, लेकिन लगेगी ज़रूर। तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स में कन्वर्ट होके ये ऑर्बिट में घूमता रहता है। ये अर्थ के कभी पास में नहीं आता ना कभी दूर जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो ग्रेविटी है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में लग रही है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में लग रही है। ठीक है, वो जब जब तक वो ग्रेविटी फोर्स लगेगा तब तक ये यहीं पर रहेगा। अगर ग्रेविटी फोर्स हट गया देन ये स्पेस में चला जाएगा, किधर भी यूनिफॉर्मली मोशन नहीं करेगा, ये
अपने हिसाब से अनयूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दो साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है चैप्टर में, केपलर सर और न्यूटन सर। केपलर सर ने डिस्कवरी की थी प्लेनेटरी मोशंस के बारे में। इन्होंने रेगुलर ऑब्जर्वेशन किया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो किस टाइप का मोशन करते हैं। इन्होंने स्टडी की थी पोजीशंस की कि प्लैनेट्स है वो किस किस पोजीशन में कहाँ कहाँ पर है, और रेगुलर ऑब्जर्वेशन से किया था। इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, इनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था कि प्लैनेट्स ने ये लॉज क्यों फॉलो करते हैं, कि वो सन के सराउंडिंग चारों तरफ क्यों मोशन कर रहे हैं। इनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तब न्यूटन सर आए, न्यूटन सर ने इसका जवाब दिया थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी से। सेंट्रीपिटल फोर्स से कंक्लूड बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, देन ये सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करता है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और यूनिवर्स में भी वही होता है। सन के सराउंडिंग जो प्लैनेट्स मोशन करते हैं उनके ऊपर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन न्यूटन सर ने दिया अपने एक्सपेरिमेंट से, और इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपिया। ओके गाइस, समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केपलर सर ने 3 लॉ दिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक में आपके पास क्वेश्चन भी है कि राइट डाउन द 3 लॉज ऑफ केपलर्स लॉ। ओके, तो केपलर्स लॉ के तीनों लॉ आपको ड्राइव करने हैं। तो ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ बेसिकली है क्या। सो गाइस, सन के सराउंडिंग जो प्लैनेट्स हैं वो मोशन करता है, ये उसी के बारे में है कि प्लैनेट्स कौन सा ऑर्बिट में किस टाइप का मोशन करते हैं, टाइम पीरियड क्या रहता है, और किस किस रूल में किस किस फॉर्म में ये रोटेट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर सन के सराउंडिंग कोई भी प्लैनेट मोशन कर रहा है तो वो सर्कुलर पाथ में ना होकर इलिप्टिकल पाथ में होता है। उसकी जो ऑर्बिट होती है वो इलिप्टिकल शेप ली हुई होती है, ठीक है, इलिप्स में वो मोशन करता है। सो फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ गाइस। फर्स्ट लॉ केवल इतना ही है, ईच प्लैनेट्स मूव इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट विद इट्स स्टार एट वंस फोकस। ओके, वन फोकस पे ये इलिप्टिकल मोशन करता है प्लैनेट। सेकेंड लॉ देखते हैं, तो सेकेंड लॉ को अपन लॉ ऑफ इक्वल एरिया भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे होता क्या है, जो एरिया है ना बिटवीन, देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कि जब ये जो इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट में मोशन करता हुआ कोई भी प्लैनेट ए टू बी पोजीशन में, ए टू बी पाथ पे ट्रेवल करेगा और सी टू डी पाथ पे ट्रेवल करेगा, देन इनका जो टाइम ट्रेवल है ना, टाइम ड्यूरेशन, वो बराबर रहेगा। T1 इज इक्वल टू T2 रहेगा, ये दोनों इक्वल रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो एरिया ना, ये एरिया ऑरेंज कलर में जो डिनोट हो रहा है, ये एरिया भी इक्वल रहेगा। सी डी और सन का जो एरिया ना ऑरेंज कलर में, ये और बी ए और सन का एरिया इक्वल रहेगा, ठीक है। सेकेंड लॉ देखते हैं, एन ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट विल टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रेवल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एज इट टेक टू ट्रेवल बिटवीन सी एंड डी। ओके, ये आपको क्लियर हुआ। आपको केवल ऊपर ऊपर बेसिक पढ़ना है, इसके डेप्थ में नहीं जाना है, बस आपको डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, और ये जो मैंने आपको बताया एरिया कैसे इक्वल है वो आपको समझ में आना चाहिए बस। थर्ड लॉ पे जाते हैं। थर्ड लॉ को अपन लॉ फॉर हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। हार्मोनिक मोशन क्या होता है, कभी ये जो प्लेनेट है वो सन के दूर चला जाता है, यहाँ पे चला गया, कभी ये सन के पास में आ जाता है, कभी ये यहाँ पर आएगा तो सन के दूर दूर चला गया, लेकिन इससे थोड़ा पास में, तो इसको क्या कहते हैं, हार्मोनिक मोशन, ठीक है, कभी पास में कभी दूर में, कभी पास में कभी दूर में, ठीक है, तो इसको ही अपन हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब इस हार्मोनिक मोशन के अंदर एक छोटी सी टर्म है जो कि मैं आपको समझाता हूँ। होती क्या है कि जो जो एक्चुअली यहाँ पे अपन लेंगे कि जो सन और प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस है उसको अपन आर लेंगे, और जो टाइम ट्रेवल है ना सी टू डी, या टाइम लेगा अपन टी, देन टी स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ के क्यूबॉइड के बराबर होगी, प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि टाइम ट्रेवल का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। देन टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, प्रोपोर्शनल के साइन को उठाएंगे तो अपन को पता है कांस्टेंट आता है, तो एक के कैपिटल कांस्टेंट यहाँ पे आएगा। तो ये तीसरा लो है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। द स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिटल टाइम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन क्यूबॉइड, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिटल टाइम टी प्रोपोर्शनल टू इट्स एवरेज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सन क्यूबॉइड। ओके, आपको क्लियर हुआ ये बात। इफ आर इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड टी इज इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, देन टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। ओके, ये आपको टर्म सम याद रखनी है, और टर्म से आपको ये डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। सो गाइज होप, आई होप कि आपको तीनों लॉ इजीली समझ में आए होंगे।
मैंने बहुत ही खोल के आपको ये एकदम डेरिवेशन के थ्रू एकदम आपको डिराइव करके सब कुछ एकदम एक्सप्लेनेशन में सब कुछ बताया है, तो इजीली आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर। तो फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जो पाथ है, ऑर्बिट है, जो सन के सराउंडिंग जो अर्थ मोशन कर जो प्लेनेट मोशन करता है वो सर्कुलर पाथ में ना होकर इलिप्टिकल पाथ में मोशन करता है। तो उसका जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल पाथ होता है। ठीक है। सेकेंड लॉ ये बोलता है कि जो टाइम ट्रेवल है वो इक्वल रहेगा। ठीक है। अगर पॉइंट ए से बी में जा रहा है और सी टू डी में जा रहा है, तो जो टाइम ट्रेवल है ना बिटवीन ए एंड बी एंड सी एंड डी इज इक्वल। ठीक है। ये दोनों के इक्वल रहेगा। आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम से डिनोट करना है आपको। थर्ड लॉ में आपको ये बताना है कि लॉ ऑफ हार्मोनिक मोशन भी इसको कहते हैं। ठीक है। इफ़ सन और जो प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस को अपन आर लेंगे और टाइम ट्रेवल टी है, देन टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज डिस्टेंस के क्यूबॉइड के आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। देन टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है। आपको तीनों लोग समझ में आए। तो गाइस, अपना आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।